देखो नेक्स्ट है बैलेंस शीट, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। तो पहली बात, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? चिट्ठा। क्या कहा जाता है? चिट्ठा। आप लोगों ने सबने नाम सुना हुआ जरूर होगा, बैलेंस शीट, है ना। ठीक, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन बिजनेस, of a business or of an enterprise on a particular date, on a prescribed date. It is a statement which shows, मैंने 2 बार लिख दिया है ना। ठीक, which shows the financial condition of a business at a particular date, है ना। ठीक, देखो बैलेंस शीट होती क्या है। पहली बात तो मैंने कहा इट इज़ अ स्टेटमेंट ओनली, इट इज़ नॉट एन अकाउंट। तो देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी टू और बाई का उपयोग नहीं किया है फॉर्मेट में, क्योंकि ये अकाउंट है ही नहीं, ये केवल एक स्टेटमेंट है विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर या एट अ प्रेस्क्राइब डेट, है ना। किसी भी प्रेस्क्राइब डेट में या इवन प्रेस्क्राइब्ड टाइम में, है ना। ठीक, बैलेंस शीट जो है वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बतलाती है। कैसे भाई? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कैसे बतलाती है? क्योंकि तुम लोगों ने सुना होगा ना, नॉर्मल टॉक में ही बोलते हैं कि भैया उसकी बैलेंस शीट देखो, है ना। तो देखो बैलेंस शीट में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती हैं और राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी एसेट्स रिकॉर्ड की जाती है ना। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी एसेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है ना। देखो कैसे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मिनटों में, बोले कि 2 मिनट में भी चेंज हो सकती है। देखो कैसे, अगर सपोज दैट आप एक कंपनी है और आपने एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, है ना। शेयर्स सपोज दैट 100 करोड़ रुपए के शेयर्स हमने खरीद के रखे हुए हैं, है ना। अब अगर सपोज दैट 12 बजे उन शेयर्स का मार्केट वैल्यू जो है वो 100 करोड़ रुपए है, तो हम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं भाई, ठीक। लेकिन अगर 12:05 पे उन शेयर्स की वैल्यू अचानक से गिर जाए और उन शेयर्स की वैल्यू सपोज दैट 100 करोड़ से 30 करोड़ हो गई या 10 करोड़ रुपए हो गई, तो आपके कंसर्न की फाइनेंशियल कंडीशन भी गड़बड़ा गई ना। आप तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, शेयर्स को मार्केट वैल्यू पे ही दिखाओगे, आपको डायरेक्ट कितने 90 करोड़ रुपए का लॉस हो गया 100 करोड़ से, क्योंकि जो शेयर्स की वैल्यू है वो 100 करोड़ से गिर के सपोज दैट 10 करोड़ रुपए हो गई, तो आपको डायरेक्ट 90 करोड़ रुपए का लॉस हो गया और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो क्या हो गई, गड़बड़ा गई, है ना। तो बैलेंस शीट से ही सब कुछ मालूम पड़ता है। वैसे भी फाइनली देखोगे आप कि जो नेट प्रॉफिट का फिगर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है ना। देखो ये पूरी की पूरी चेन है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया उसको अपन कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। तो चेन में अगर कुछ भी गड़बड़ाया तो फिर फाइनल आंसर आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल नहीं आएगा। समझ में आ गई ना बात। अब मैं बता रहा हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट, है ना। लायबिलिटी साइड देखो, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको, नेट प्रॉफिट आया है तो जोड़ देंगे, अगर लॉस आया है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना, लेस कर देंगे। और ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे या गुड्स प्रोप्राइटर के द्वारा निकाले गए हैं बिजनेस से, उनको सबको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, है ना। ठीक, इसी प्रकार से देखो एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है वो भी ड्राइंग्स है, आपको मालूम है। इनकम टैक्स का पेमेंट किया है वो भी ड्राइंग्स है, आपको मालूम है। तो उन सबको भी अगर क्वेश्चन में दिए गए हैं तो यहीं पे घटा दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, ठीक। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं
तो उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड। ठीक, लोन्स, लोन्स मतलब ऋण, हमने जो उधार लिया हुआ है लायबिलिटी है, उसको भी लायबिलिटी साइड ही लिखा जाएगा। सिमिलरली सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैं बता चुका हूँ, विविध लेनदार, जिन व्यक्तियों से हमने गुड्स उधार में खरीदा है ना, तो उसको भी लिखा जाएगा। बिल्स पेएबल ऑलरेडी बता चुका हूँ, लायबिलिटी साइड लिखे जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो हमने अतिरिक्त पैसे लिए हुए हैं उधार, तो शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, ये भी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एडजस्टमेंट्स में वैसे भी बतलाने वाला हूँ। यहाँ पे केवल ये याद रखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लायबिलिटी है। इन सबको अपन लायबिलिटी साइड लिखेंगे, ठीक है ना। अब एसेट साइड आते हैं अपन। एसेट साइड में फिक्स एसेट जितनी भी हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मैंने सब इकट्ठा देखो यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन बनाते समय आप लोग एक के नीचे एक लिखोगे, यहाँ पे जगह की कमी थी इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है ना। अगर फॉर्मेट तुम लिख भी रहे हो तो भी एक के नीचे एक लिख सकते हो, ठीक। तो ये सब फिक्स एसेट्स लिखी जाएंगी। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स मतलब विनियोग, इनको भी एसेट साइड ही लिखा जाएगा, है ना। सन्ड्री डेटर्स है ना, जिनको हमने उधार में माल बेचा हुआ है, तो सन्ड्री डेटर्स भी हमारी एसेट है, करंट एसेट है ना, ठीक। चालू संपत्तियां हैं ये सब। बिल्स रिसीवेबल बता चुका हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी मैं बताऊंगा भी, है ना। पूर्व दत्त व्यय इसको हिंदी में कहा जाता है। अक्रूड इनकम्स, उपार्जित आय, है ना। अक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो अर्न हो गई है लेकिन मिली नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को, तो उसको भी बैलेंस शीट में एसेट साइड ही लिखा जाता है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सब क्या है, करंट एसेट्स हैं। तो पूरी की पूरी एसेट्स है, फिक्स एसेट हो चाहे करंट एसेट्स हो, वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट में एसेट साइड ही लिखी जाएंगी। और इसके बाद में दोनों साइड का टोटल कर लिया जाएगा और दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। यदि इक्वल नहीं आ रहा है, इसका कहने का मतलब है आपने ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में या बैलेंस शीट में कोई फिगर ट्रांसफ़र करने में आपने कोई गलती करी है, तो उसको आप फिर से देख के फिर से बनाएंगे अपन। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस में आता है, एक क्वेश्चन तुमको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और लॉन्ग आंसर्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए आएंगी। या दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है कि तुमको कई बार थ्योरी में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट भी लिखने के लिए आ जाता है ना, कि व्हाट इज़ बैलेंस शीट, एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ इट, तो उसके लिए तो मैंने बतला ही दिया है ना। 1 मिनट में इसको हिंदी में मैं और बता दे रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता, प्रारंभिक शेष, शुद्ध लाभ जोड़ा, आहरण घटाया, ड्राइंग्स मतलब आहरण, ठीक है ना। संचय एवं आधिक्य यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। लोन, लोन माने ऋण, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स विविध लेनदार, ठीक। बिल्स पेएबल देय बिल, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक अधिविकर्ष। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अग्रिम प्राप्त आय। क्या कहा जाएगा? अग्रिम प्राप्त आय, ठीक। संपत्ति पक्ष में देखो, स्थायी संपत्तियां, भूमि, भवन, प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एवं मशीनरी कहा जाता है, संयंत्र भी कहा जाता है। क्या? संयंत्र, ठीक। गुडविल ख्याति, फर्नीचर, पेटेंट या ट्रेडमार्क, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया विनियोग, ठीक। सन्ड्री डेटर्स हिंदी में विविध देनदार, क्या कहा जाता है? विविध देनदार। प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पूर्व दत्त व्यय, क्या कहा जाता है? पूर्व दत्त व्यय। अक्रूड इनकम्स, अक्रूड इनकम्स का मतलब उपार्जित आय, क्या कहा जाता है हिंदी में? उपार्जित आय। कैश इन हैंड
कैश एट बैंक मालूम ही है, रोकड़ हाथ में या बैंक में, और अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों साइड के टोटल जो है वो इक्वल आएंगे। समझ में आ गई ना बात। अब हम लोग इसके बाद में देखो एडजस्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सॉरी एडजस्टमेंट्स मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी रहेगी आप लोगों को। ठीक, थैंक यू।